नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी अनुबंध सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं अनुबंध। रोज़ की तरह बा साहब बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सांवली ने गेट खोलते हुए देखा। उसने दबे पांव अंदर जाना चाहा कि बा साहब ने आहट पाली। अखबार परे करके आ गई बेटा, उन्होंने स्नेहसिक्त स्वागत किया। हाँ बा साहब, सांवली ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और भीतर खिसक ली। रुक जाती तो पूरा आधा घंटा बर्बाद होता। रुक जाती तो अखबार की पूरी खबरें सुनने के बाद ही उसे छुट्टी मिलती। बा साहब को अकेले पेपर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, सामने कोई सुनने वाला भी चाहिए। सांवली बड़ी तेजी से भीतर गई थी, पर दूसरे ही क्षण लौट आई। बा साहब, आज आपने नाश्ता किया? किया तो था शायद। किया था तो प्लेट कहाँ है? वहाँ तो सिर्फ रात के खाने भर के बर्तन हैं। तो क्या रोज़ बर्तन गिनकर मांजती है? गिनती के तो बर्तन निकलते हैं, अलग से थोड़े ही गिनती हूँ। एक भी कम हो तो पकड़ में आ जाता है। बा साहब खिसियानी सी हंसी हंस दिए। तू तो पूरी जासूस है रे, पुलिस में भर्ती हो जा। बर्तन मांज कर जिंदगी क्यों खराब कर रही है? पहले यह बताओ, नाश्ता क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है बाबा। वह क्या हुआ कि कल डबल रोटी लाना भूल गया। सोचा रात की रोटियां हैं, अचार के साथ या दूध के साथ खा लूँगा। फिर क्या? खाने बैठा तो खाया ही नहीं गया। लगा कि विभू की माँ डांट रही है। कह रही हैं बासी रोटी क्यों खा रहे हो? ठीक ही तो कह रही थी, आज तक बासी रोटी खाई है कभी? अब पहले सा क्या रह गया है रे? अपनी आदत तो बदलनी ही पड़ेगी। नाश्ता नहीं किया मतलब अब तक गोलियां भी नहीं ली होंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बा साहब, बीमार पड़कर मुझे आफत में मत डालो। बा साहब चुप बने रहे। आप अखबार पढ़ो, तब तक मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। बा साहब ने कहना चाहा कि अब नाश्ता रहने दे, सीधे खाना ही खा लूँगा। वे जान रहे थे कि ये मानेगी नहीं। कभी कभी तो लगता है इसमें विभू की माँ उतर आती है। ऐसी जिद करती है कि आदमी पार नहीं पा सकता। बा साहब, सांवली फिर दरवाजे में प्रकट हो गई। बा साहब, बताओ इतनी रोटी बची कैसे? गिनती की तो बनाती हूँ, उसमें से भी छोड़ देते हो। देवी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। अब तू कुछ बनाएगी भी या भाषण देती रहेगी? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। सांवली मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। भूख तो लगी है, यूं ही मन को मारे बैठे रहते हैं। उसने फटाफट सारी तैयारी की। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काटा, पोहा धोकर चलनी में रखे और कढ़ाई चढ़ा दिए। पोहे पर शक्कर, नमक, हल्दी, मिर्च बुरकने के प्रयास में जैसे ही लाल मिर्च का चम्मच उठाया, उसका हाथ रुक गया। लगा जैसे माँ साहब डांट रही है, छोरी कितनी मिर्च भसक रही है। उनके पेट में आग लगा देगी क्या? जानती है ना, जरा सी में उन्हें आम हो जाती है। सांवली मन ही मन मुस्कुरा दी। माँ साहब सिर्फ बा साहब को डांटती है, ऐसा नहीं है, सांवली को भी नहीं बख्शती। रसोई से उठती सुगंध बा साहब को भीतर खींच लाई। 2-4 कौर खाते ही उनकी आत्मा परितृप्त हो गई। चेहरे पर परितृप्ति झलकने लगी। सांवली, तेरे हाथ में तो उनके जैसा ही स्वाद है रे, उन्हीं से तो सीखी हूँ बा साहब। विभू की बहू पोहा कैसे बनाती है पता है? सांवली को सब पता है, 20 बार तो सुन चुकी है, लेकिन हर बार नए सिरे से सुनना ही पड़ता है। अरे हल्दी कुमकुम जैसा तो नमक मिर्ची को छिड़कती है। तेल तो कहीं नज़र नहीं आता, पता नहीं पानी में छौंकती है कि क्या करती है। ऊपर से खूब धनिया और खोपरा सजा देगी। अरे उससे कहीं स्वाद आता है?
अंदर तो भूसा ही है ना। बा साहब, आपने ज़िंदगी भर माँ साहब के हाथ का खाया है, उनका सा स्वाद आजकल की बहुएं कहाँ से लाएंगी। सीख तो सकती है ना, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, सब यहीं आकर सीखते हैं। तू भी तो सीख ही गई है कि नहीं। पर वे तो अपने आप को तिस्मार खां समझती है ना, न ढंग का कुछ पकाएंगी न कुछ नया सीखेंगी। मुझे तो कभी कभी विभू पर बड़ा तरस आता है, पता नहीं कैसे खा लेता है। ना खाए तो क्या करे, जिंदगी भर का साथ जो है। हाँ सो तो है। पोहे की प्लेट उठाकर सांवली किचन में चली आई। यहाँ आए अभी आधा घंटा हो गया था और सारा काम बाकी था, इसीलिए वह दूसरे दोनों घर निपटा कर यहाँ आती है। इस घर में काम तो ज़्यादा नहीं है, पर बातचीत में ही समय निकल जाता है। बा साहब बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं, 5-10 मिनट उनके पास बैठना ही पड़ता है। उसने कई बार कहा भी, बा साहब घर में बैठे बैठे बोर होते हो, शाम को कहीं निकल जाया करो ना। इतने तो जान पहचान वाले हैं, नाते रिश्तेदार हैं। पहले तो यहाँ होटल की माफिक दिन भर चाय का पतीला चढ़ा रहता था। ऐसे तुम भी कहीं कहीं जाया करो। नहीं रे, जाने की इच्छा नहीं होती। कहीं भी जाता हूँ तो लगता है सब पर भार हो रहा हूँ। हर कोई यही कहेगा, यहाँ अकेले क्यों पड़े हो, विभू के पास मुंबई क्यों नहीं जाते। अरे यहाँ पड़ा हूँ तो किसी का क्या लेता हूँ, अपने घर बैठा हूँ, अपनी पेंशन खाता हूँ। पर लोग हैं कि लोग बुरे मन से नहीं बोलते बा साहब। बुढ़ापे में आप अकेले पड़े हो ना, इस वास्ते ऐसा कहते हैं। अरे तो वहाँ कौन सा मेरा संगी साथी बैठा हुआ है, सुबह 8 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है। दिन ढले सब लोग लौटते हैं, आते ही बेटा अखबार लेकर बैठ जाता है, बहू रसोई में लग जाती है, बच्चे टीवी में घुस जाते हैं, रात को बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, बेटा बहू टीवी के सामने डट जाते हैं। मैं फालतू सामान की तरह एक कोने में बैठा रहता हूँ। यहाँ कम से कम तू ढंग का बनाकर खिलाती तो है। वहाँ तो सुबह हाबड़ तोड़ में जो कच्चा पक्का बना कर जाती है वही 12 बजे खाता हूँ। गर्म करने तक का मन नहीं होता, और खाना भी क्या, वही सब्जी और रोटी। दाल चावल तो सिर्फ रात को ही नसीब होते हैं। सांवली जब यह किस्सा सुनती है, उसका मन कैसा तो हो जाता है। कैसी भरी पूरी थाली परोसती थी माँ साहब। कुल 2 ही प्राणी थे, पर उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पति को राजा की तरह रखा था उन्होंने। अपने सारे काम छोड़कर भी वो यहाँ आकर इसीलिए तो बैठ जाती है। उसके घर वाले तो खूब नाराज होते हैं। ये डोकरा छोरे के पास क्यों नहीं जाता, फालतू में यहाँ पड़ा है। अब वह किस किस को समझाए कि डोकरा यहाँ क्यों पड़ा है, बेटे के पास क्यों नहीं जाता है। वहाँ तो बा साहब दाल चावल के लिए तरस जाते हैं, और ये सब बातें कोई समझेगा भी नहीं। कभी कभी तो खुद उसे आलस आने लगता है। सिर्फ 2 रोटियां डालने के लिए शाम को इतनी दूर जाना खूब अखरता है। हर रोज़ जैसे कोई खींच कर उसे ले जाता है। सांवली, इन्हें यहाँ तेरे भरोसे ही छोड़ा है, उन्हें परेशान मत करना। राखी के दिन खूब झमाझम पानी बरसा, घर में मेहमान भी थे। सांवली गोल कर गई। तीज त्योहार पर छुट्टी लेने का तो सभी का हक बनता है। दूसरे दिन जैसे ही उसने भीतर पाँव दिया, लगा जैसे तस्वीर में जड़ी 2 आंखें उस पर अंगारा बरसा रही हैं। वाह सांवली, खूब साथ निभाया, त्योहार के दिन अपने बा साहब को भूखा रखा। उसने भीतर जाकर देखा, सच ही था, सिंक में केवल चाय के बर्तन थे, और चाय भी शायद 4-5 बार बनी थी। गैस पर कुकर रखा था जिसमें दाल चावल पकाने की कोशिश की गई थी, पर बर्तन टेढ़ी हो जाने के कारण पानी गिर गया था। दाल चावल अधपके हो गए थे। बा साहब, कल घर पर खाना क्यों नहीं बनाया? कल तो राखी थी। हर साल तो आप बुआ जी के यहाँ जाते हैं ना। अरे
उसकी बहू की जचकी हुई है। वह वैसे भी परेशान है। तो क्या हुआ, घर में खाना तो बना ही होगा ना, आप अकेले ही भारी पड़ जाते। शाम को राखी बंधवाने गया था, तब वहीं से खा कर आया था। वाह, राखी के दिन भाई को खाना खिला दिया तो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। राखी बंधाई का कड़कदार नोट भी तो मिला होगा। सांवली का मन, जो अब तक अपराध बोध से ग्रस्त था, वह बुआ के प्रति आक्रोश से भर उठा। माँ साहब थी तो कैसे कैसे भाग भाग कर आती थी। हर महीने पूरा परिवार किसी न किसी बहाने जिम कर जाता। अब एक दिन भाई को टिफ़िन भेजने की भी उन्हें याद नहीं रही। सावन के दिन भी जैसे जैसे बीत गए, दशहरा भी निकल गया। सांवली सब घरों की छुट्टी कर देती, पर यह घर उसे करना ही पड़ता। बड़ी परेशानी थी। अब तो दिवाली भी ऐन सिर पर आ पहुँची। घर की लीपा पोती करते हुए सांवली सोचती कि दिवाली पर कैसे क्या होगा। कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी, तब फिर इनका क्या होगा। बा साहब, आप दिवाली में मुंबई नहीं जाओगे? उसने एक दिन पूछ ही लिया। ना बाबा, कान फोड़ू पटाखों के सिवा वहाँ क्या रखा है। ना कोई मिलने आता है, ना कोई बुलाता है। मिट्टी के 5 दिए लगाने तक की सुविधा नहीं होती। लक्ष्मी पूजन के लिए घर में 4 ढंग की चीज़ें भी नहीं बनती। एक बार हम दोनों गए थे ना, तब देखा, न बहू ने कुछ बनाया न इन्हें बनाने दिया। वहाँ तो सब दिन एक समान है, किसी में कोई उत्साह ही नहीं है। भाई साहब, लोग तो कहते हैं मुंबई जैसी कोई दिवाली नहीं होती। पगली, मैं तो अपने घर की बात कर रहा था। पूरे मुंबई से मुझे क्या लेना देना है। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुला लो ना, रौनक हो जाएगी। बुला लूँगा, तू कहती है तो कल ही फ़ोन कर दूँगा। छुट्टी मिलेगी तो आ भी जाएंगे, पर जब भी आते हैं दोनों पैसे का रोते हुए ही आते हैं। मन खराब हो जाता है। लगता है बच्चों को नाहक ही परेशान किया। उन्हें लगता होगा कि आप उनसे कुछ मांग लेंगे। अरे उनसे क्या मांगूंगा, उल्टा जाते समय कुछ न कुछ उनके हाथ में देता ही हूँ। उन्हें रोने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए सोचता हूँ जो जहाँ है वहीं बना रहे। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। सांवली सोच में पड़ गई। क्या सोच रही है सांवली? मैं सोच रही हूँ कि 4 दिन आप कहीं चले जाते या भाभी जी आ जाती। क्यों? दिवाली पर 4 दिन की छुट्टी लूँगी बा साहब। मानपुर जाना है, माँ ने संदेशा भेजा है। अरे तू जा ना, माँ के पास जा रही है, पूरा हफ्ता भर रह के आ। मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। बस मुझे ठीक से कुकर लगाना सिखा दे। 2-4 तरह की अचार की शीशियाँ ले आऊँगा। डबल रोटी रोज़ तो लेता ही हूँ, फिर शहर में इतने सारे होटल हैं, किस दिन काम आएंगे। त्योहार में आप डबल रोटी खाओ या होटल जाओ, यह अच्छा तो नहीं लगता ना। देख बेटा, इस बार बादशाह साहब की आवाज़ पतली हुई थी। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में मेरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, पर यह साल भर का त्यौहार है। ऐसे में इसे सूने घर में अकेली छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। बच्चे आए या ना आए, मैं तो इसी घर में दिवाली मनाऊंगा। यहीं उसकी तस्वीर के सामने लक्ष्मी पूजन करूंगा। मुझे तो ढंग से पूजा करना कभी नहीं आया। वही बगल में बैठकर एक एक चीज़ पकड़ाती जाती थी, बताती जाती थी कब क्या करना है, कैसे करना है। अब भी वही करवाएगी। सांवली की आंखें अनायास ऊपर को उठ गई। लगा तस्वीर में जड़ी उन आँखों में एक याचना है, मनुहार है। ज़्यादा देर तक वो उन आँखों में झांक न सकी। उसने नज़रें झुका ली, पर वह समझ गई कि उसकी छुट्टी मंजूर होने का कोई उपाय नहीं है। उसकी मुक्ति असंभव है। उसे तो त्यौहार में भी इस घर में ज़रूर आना है और घर के मालिक को पूरी पकवान बनाकर खिलाना है। जाते हुए फिर एक बार उसकी आंखें तस्वीर से टकराई।
पर इस बार उन आँखों से कृतज्ञता छलकी पड़ रही थी। सांवली मुस्कुरा दी। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी अनुबंध सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।